प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपके बीच में मौजूद हूँ और जिस विषय को लेकर मैं आया हूँ वो आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में प्रस्फुटित हुई 1885 में। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सच क्या और मिथक क्या है। ये बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में चर्चा रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जानबूझकर एक सेवानिवृत्त अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी द्वारा रक्षा कवच के रूप में की गई। और जब वो ये दलील देते थे तो उस दलील के पीछे कारण ये था कि ह्यूम सेवानिवृत्त होने से पहले गृह मंत्रालय के अधीन बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। तो वामपंथी इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना को लेकर ही बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए थे और उसमें जो मोटी दलील उन्होंने दी थी वो दलील ये थी कि जब ए.ओ. ह्यूम गृह मंत्रालय के अधीन काम कर रहे थे तो उनके पास बहुत सारी फाइलें आती थी और उन फाइलों में कहीं ना कहीं जो विभिन्न अधिकारियों की जो रिपोर्ट थी वो इस बात का संकेत थी कि भारत में के कोने कोने में ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ एक असंतोष की ज्वाला भड़क रही है, क्योंकि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे और विलियम वेडरबर्न के इशारे पर उन्होंने जानबूझकर एक ऐसे अखिल भारतीय संगठन की नींव रखी जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए रक्षा कवच का काम कर सके। ऐसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत कहा गया। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीयवाद की पहली अभिव्यक्ति थी या इससे पहले भी इस तरीके के संगठन वजूद में थे। यदि आप सिलसिलेवार इन संगठनों पर एक गहन जांच पड़ताल करें तो जान पड़ता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ने संगठित होकर भारतीय हितों के रक्षार्थ संघर्ष करने का निश्चय किया था। 1885 से पहले बॉम्बे एसोसिएशन, 1852 में इसकी स्थापना हुई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसने ब्रिटिश संसद को एक याचिका भेजी जो प्रशासन में सुधार से संबंधित थी। उसके बाद ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, जो लंदन में दादा भाई नेहरू ने 1866 में संघ की स्थापना की, और पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन आदि संगठनों के माध्यम से भी प्रशासनिक सुधार एवं रियायतों की सिफारिश ब्रिटिश हुक्मरानों तक पहुंचती रही। लेकिन इनके द्वारा उठाई गई मांगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान ब्रिटिश हुकूमत ने नहीं दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता। एलन एक्टोबियन ह्यूम, जो कि एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, और उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी और इसका पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में आयोजित किया गया और उस समय इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की और लगभग 72 प्रतिनिधि इस पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। उसमें कुछ महिलाएं भी थी। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये स्थापना 1885 में बम्बई में रखी गई तो उसमें अधिकांश जो लोग थे वो बहुत संभ्रांत वर्ग के थे और ख़ास तौर पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी से ये लोग आते थे और ज़्यादातर लोगों का संबंध जिस पेशे से था या तो ये वकील थे या पत्रकार लोग थे। तो इन पर आरोप लगे थे कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए इन्होंने इस तरीके के संगठन बनाए थे ताकि उनके जो आर्थिक हित हैं वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा सत्य रहें। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा की गई तो इस पर बहुत सवाल खड़े किए गए और जैसा कि मैं पहले भी बता कि सवाल इस बात को लेकर खड़े किए गए थे कि इस अखिल भारतीय संगठन की नींव एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा क्यों की गई। और आप अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आने वाले वर्षों में 3 यूरोपियन इसके अध्यक्ष रहे, सर हेनरी कॉटन, जॉर्ज जूल और विलियम वेडरबर्न, और लंबे समय तक यूरोपीय व्यक्तियों के
छाते के नीचे ही इन वकीलों ने, इन पत्रकारों ने, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बने थे, भारत के भविष्य को महफूज माना। धीरे धीरे हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर भी दो प्रकार के धड़े अस्तित्व में आए। एक गरम दल कहलाया, एक नरम दल कहलाया। और गरम दल के जो प्रमुख तीन नेता थे, लाल बालपाल यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों का मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत से चला जाना चाहिए और भारत को धीरे धीरे स्वशासन की तरफ बढ़ना चाहिए। जबकि जो उदारवादी दल था, जिसमें फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे लोग शामिल थे, जो ये चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत बरकरार रहे और इन्हीं के छाते के नीचे कुछ प्रशासनिक सुधार हो जाएं, कुछ राजनीतिक रियायतें मिल जाएं। और वो कभी इसके पक्षधर नहीं थे कि ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से चली जाए, क्योंकि इन लोगों की शिक्षा दीक्षा विलायत में हुई थी और विलायती संस्कृति से खासा प्रभावित थे। और अंग्रेज़ों को भी लगता था कि ये भले चमड़ी से काले हैं, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा क्योंकि ब्रिटेन में हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत के पक्ष में ही काम करेंगे। लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर एक सिद्धांत काफ़ी चर्चा में रहा, और सिद्धांत सेवानिवृत्त गृह सचिव एओ ह्यूम की भूमिका को लेकर था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन बाद के वर्षों में तमाम शोधार्थी इस नतीजे पर पहुँचे कि जो एओ ह्यूम थे वो वाकई उदारवादी थे और वो भारतीय प्रजा के हित में हमेशा सोचते रहते थे। और उनका ये मानना था कि भारतीय जनता को धीरे धीरे स्वशासन और कुछ राजनीतिक रियायतें, कुछ प्रशासनिक सुधार दिए जाएं, ताकि इस देश के अंदर जो ब्रिटिश हुकूमत के प्रति जो असंतोष की ज्वाला भड़क रही है उसमें थोड़ी कमी आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन दो दलों के बीच में जो इनके मतभेद थे वो अक्सर उभर कर आते थे। और शुरुआत में जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग थी, इसमें कांग्रेस ने पहले चरण में प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग रखी। भारतीय शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग पुरजोर तरीके से रखी गई। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा का आयोजन भारत में आयोजित कराने, इस हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की मांग को इन्होंने बार बार रखा। और कांग्रेस के अधिवेशनों में सरकार के प्रति बार बार निष्ठा व्यक्त करने के बाद भी अंग्रेज़ों का कांग्रेस के प्रति रवैया नहीं बदला। लंदन टाइम्स समाचार पत्र की संपादकीय टिप्पणी में कहा गया कि कांग्रेस की मांगें मानकर सरकार भारत में भारतीय स्वशासन दिए जाने का मार्ग प्रशस्त कर देगी। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रवाद की, जिसे पहली अभिव्यक्ति कहा गया, उन्होंने भारत की जनता की प्रमुख मांगों को एड्रेस करने का काम किया। गरम दल के नेता कांग्रेस में मौजूद हुए नेता थे जो ये मानते थे कि अंग्रेज़ भारत में शासन करने आए हैं और उनकी भारतीयों की भलाई में कोई रुचि नहीं है। जो नेता मानते थे कि बिना आंदोलन अंग्रेज़ों को दबाव में नहीं लाया जा सकता और उन्हें सुधार के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। गरम दल के प्रमुख नेताओं में, जैसा मैंने बताया, कि लाल बालपाल के नाम से जो जाने जाते थे। और अंग्रेज़ शुरुआत से ही गरम दल के नेताओं से बड़े परेशान थे और गरम दल के नेता अनेकों बार जेल भी गए। और इतिहास इस बात का गवाह है कि अंत में गरम दल के नेताओं की सोच ही सही सिद्ध हुई और भारतीयों को अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने के लिए संघर्ष और क्रांतिकारी कदम उठाने पड़े। भारत में जहाँ तक नरम दल का सवाल है, जिसके प्रमुख नेता थे दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, व्योमेशन बैनर्जी, मोतीलाल नेहरू आदि। और भारत में ब्रिटिश राज में सुधार के लिए और भारतीयों को अधिक अधिकार दिलाने के लिए उस समय के बड़े नेताओं ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया। और शुरुआत से ही, जैसा कि मैंने बताया, कांग्रेस में दो विचारधाराएं ये प्रस्फुटित हुई थी। और इन दोनों के बीच में जो मतभेद उभर का 1907 की सूरत की कांग्रेस में फूट कर आए, जब उस कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति के
बगल से एक जूता लहराता हुआ चला गया और दोनों दलों के बीच में कुर्सियां मेज़ पलटी गई और यहाँ से उस कांग्रेस का जो विभाजन हुआ तो फिर वो संभला नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जब हम चर्चा करते हैं और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसने भारतीय आज़ादी के आंदोलन में उसकी क्या भूमिका रही, तो हम ये पाते हैं कि शुरुआत में भले ही दोनों दलों के बीच में सामंजस्य बैठाने में दिक्कत हुई, लेकिन बाद के दौर में 1960 के बाद के दौर में जब हम देखते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में लौटते हैं तो काफ़ी हद तक उन्होंने इन दलों के बीच में एकता का सूत्रपात करने की कोशिश की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो महिलाएं भी उच्च पदों पर रही और जिसमें एनी बेसेंट का नाम आता है और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन भी चलाया था। उन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, और ब्रदर ऑफ सर्विस नाम का संगठन भी उन्होंने बनाया जिसमें कन्या शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो अध्यक्षा भी चुनी गई और सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षा चुनी गई और गांधी जी के आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यदि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चित्रण करें तो हम पाते हैं कि एक बुजुर्ग संस्कृति और एक ऐसे दल के रूप में वो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी थी जहां बहुत सारे लोगों ने अपने हितों को साधने के लिए इसकी सदस्यता ली। इनमें से बहुसंख्यक लोग पत्रकार थे, बहुसंख्यक लोग वकील थे और सबके अपने अपने आर्थिक हित जुड़े हुए थे और इस बात को लेकर इनकी हमेशा निंदा होती थी कि साल भर में वो एक अधिवेशन बुलाते थे और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक अध्यक्ष उसमें चुना जाता था और फिर पूरे वर्ष भर किसी तरीके की बातचीत उसमें नहीं होती थी। तो इस बात को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की काफ़ी आलोचना भी की गई, लेकिन गांधी जी के आने के बाद इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचरण हुआ। गांधी जी ने आते ही चंपारण का आंदोलन रहा हो, चाहे वो खेड़ा का आंदोलन रहा हो, चाहे वो अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन रहा हो, और उनके आंदोलनों में ये देखा गया कि बड़ी संख्या में भीड़ उनके पीछे हुआ करती थी और काफ़ी हद तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो हम जब इस सुरक्षा वॉल्व के सिद्धांत को लेकर जब हम बात करते हैं और ये ह्यूम की भूमिका को लेकर हम बात करते हैं तो हम ये मानेंगे शुरुआती दौर में भले ही से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में मान्यता दी गई हो, लेकिन बाद के दौर में हम देखते हैं कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही भारत की आज़ादी संभव हो पाई और उसमें महात्मा गांधी के आंदोलनों की एक बड़ी भूमिका है, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, जिसमें खिलाफत मूवमेंट है और बाद में जो उनका भारत छोड़ो आंदोलन है। तो हम यही कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति थी वो निसंदेह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही और वे अपने मकसद को पाने में काफ़ी हद तक सफल रहे। लेकिन शुरुआती जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो गतिविधियां थी वो बड़े संदेहास्पद थी, लेकिन बाद के दौर में हम देखते हैं कि उनकी जो मांगें प्रशासनिक सुधार की थी या राजनीतिक रियायतों की थी वो अंग्रेज़ों ने माननी शुरू कर दी थी और जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि भारत की आज़ादी में उन्होंने अपना एक अध्याय लिखा। तो हम सुरक्षा वॉल्व के सिद्धांत को ये कहकर उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं कि ए.ओ. ह्यूम को और विलियम बैडेनबर्न को लेकर जो वामपंथी लोगों ने एक तंज कसा था कि एक सेवानिवृत्त अवकाश प्राप्त अधिकारी किसी संगठन की नींव रखता है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ न कुछ मकसद होगा। लेकिन बाद के दौर में तमाम इतिहासकारों ने, शोधार्थियों ने जो शोध पत्र हाल में प्रकाशित किए हैं उससे पता चलता है कि वो एक बेहतरीन व्यक्ति थे और वो पक्षी वैज्ञानिक भी थे, एक ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता के पक्ष में या भारतीय जनता के साथ एक तरह की उनकी सिंपैथी थी और वो ये मानते थे कि जो ब्रिटिश हुकूमत है वो हिंदुस्तान में
सही नहीं कर रही है, उसको अपनी नीतियों में बदलाव लाना ही होगा। तो इस सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत को मुझे लगता है हमें खारिज करना होगा, और हम कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति थी।